हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग इम्पोर्टेंट डेज, इम्पोर्टेंट वीक्स, कुछ इम्पोर्टेंट आपके यूएन के सेक्रेटरी जनरल ये सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हर एग्जाम में आपसे डेज पूछ लेता है कि बताइए 9 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं, 12 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह की चीजें हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उनके पीछे का थोड़ा रीजन भी जानेंगे कि क्यों हम उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं ना। तो वो भी इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ कुछ एग्जाम्स में वीक्स भी पूछ लेता है कि ये बताइए ये वाला वीक कौन सा है जो कि इम्पोर्टेंट है, या ये वीक कौन सा है। और ईयर्स भी इम्पोर्टेंट होता है ना, कुछ कुछ जैसे यूएन डिक्लेयर करता है कि ये वाला ईयर इस चीज के लिए है, ये वाला ईयर उस चीज के लिए है। तो वो भी आज देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अपना टॉपिक आज के स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके। तो इम्पोर्टेंट सेक्रेटरी जनरल्स जो है वो यूएनओ के, वो आज हम लोग देखते हैं, ठीक है। हमने बताया था यूएनओ के बारे में लास्ट दो वीडियोस में, दो पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। तो जो लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको यूएनओ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले जो थे वो कौन थे, वो थे त्रिगवे ली, ठीक है। पहले यूएन सेक्रेटरी जनरल किस कंट्री से थे, ये नॉर्वे थे। और इनका टेन्योर कहाँ से था, 1946 और 1952 तक था, लेकिन लेकर के, ठीक है। ये टाइम पीरियड था इनका। 1945 में आपका यूएन का स्टैब्लिशमेंट है, मैंने बताया था हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और बहुत सारी जो एजेंसीज है उसका मतलब लगभग सारी जो यूएन की बॉडीज है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, है ना। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डैग हैमर्स गोल्ड, ठीक है। ये स्वीडन के रहने वाले हैं। थोड़ा सा नाम इनका अजीब है, अगर आप डैग हैमर भी याद रखोगे तो उससे काम चल जाएगा ना। बस इतना नाम याद रखो, ये थोड़ा सा बाकी का ये याद रखने की जरूरत नहीं है ना। नेक्स्ट। तो ये इनका टेन्योर क्या था, 1953 से लेके 1961 तक था, ठीक है। अच्छा, नॉर्वे से आपको कुछ याद आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी बोलते हैं, क्योंकि ये आपका पोल्स के पास है और यहाँ पे जो सन है ना वो मिडनाइट में भी चमकता है, हल्की हल्की ब्राइटनेस रहती है, इसलिए लैंड ऑफ मिडनाइट सन बोलते हैं, ठीक है। और नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड को मैंने कुछ बताया था। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क को मिला के क्या बोलते हैं, चार देशों को। तो इन चार देशों को मिला करके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं, याद है अपनों को, है ना। चलिए, ये सब हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, इसलिए थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं साथ साथ में। ओके। यूथ हैंड, ये कहाँ के थे, ये म्यांमार के थे, ठीक है। ओके। इनका टाइम पीरियड क्या था, 1961 से लेके 1971 तक, ठीक है। नेक्स्ट। कर्ट वॉल्डेन, ये कहाँ के थे, ये ऑस्ट्रिया के थे, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ठीक है, ऑस्ट्रिया है। मैंने मैप में दिखाया था आप लोगों को पिछले वाले में। तो ये ऑस्ट्रिया है, और इनका टाइम पीरियड क्या था, 1972 से लेकर के 1981 तक, ठीक है। ओके। इसमें कुछ ऐसा बताने वाला तो नहीं है, एक्सप्लेन करने वाला। कुछ अगर रिकॉल करने वाली चीज हो रही तो वो मैं आप लोगों को बताते रहूँ, बट ऐसा कुछ बताने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं सिर्फ इसको नॉर्मल आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बहुत कैजुअल वे में। नेक्स्ट थे जेवियर पेरेस डे स्वेलर, ये कहाँ के थे, पेरू के थे, है ना। पेरू का क्या है, माचू पिचू फेमस है। 1982 से लेकर के 1991 तक इनका टाइम पीरियड था। फिर उसके बाद ब्यूट्रोस ब्यूट्रोस घाली, ठीक है। और इनका स्पेशलिटी क्या है कि ये फर्स्ट अफ्रीकन यूएन सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। इसके पहले अफ्रीका के कोई जो पर्सन थे वो सेक्रेटरी जनरल नहीं बने थे यूएस के, ये फर्स्ट थे, इसलिए इनका थोड़ा सा नाम जरूरी है। बीबी घाली या ब्यूट्रोस ब्यूट्रोस घाली इनको कह सकते हैं ना। तो ये कहाँ के थे, ये इजिप्ट के थे। और इनका टाइम पीरियड 1992 से लेकर के 1996 तक था, ठीक है। फिर उसके बाद कोफी अन्नान, कोफी अन्नान का नाम हम लोग ने, बहुत लोग ने सुना हुआ है, ठीक है। हम लोग जब पहले के टाइम पे अपने टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ते थे स्कूल में, तो इनका नाम आता था ना, कोफी अन्नान, कोफी अन्नान, तो उससे याद है हम लोगों को। ये कहाँ के थे, घाना के थे। और इनका टाइम पीरियड था 1997 से लेके 2006 तक, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे आए बांग की मून, और ये कहाँ के थे, साउथ कोरिया के थे। और इनका जो टाइम पीरियड था 2007 से लेके 2016 तक का, है ना। ओके। नेक्स्ट। एंटोनियो गुटरेस, ये अभी करंट में है। आपको पता है कि इनका टर्म जो था वो रिन्यू हो गया है ना, मतलब वो दूसरी टर्म के लिए अपॉइंट हो गए अपने। तो ये कहाँ के हैं, ये पोर्चुगल के हैं। और ये 2017 से बने हुए हैं। अभी डॉट 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 लिखने का मतलब है कि अभी ये टाइम पीरियड कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। अभी कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है कि कब कब तक इनका कार्यकाल रहेगा। रिन्यू हो गया है, इतना कंफर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट वीक्स है ना, 1 टू 7 फरवरी। और ये किस लिए होता है, ये वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। ये दो वर्ड से बना है इंटरफेथ, पहला तो फेथ और दूसरा हार्मनी, ठीक है। फेथ आपको पता है क्या होता है, भरोसा करना, ठीक है। तो भरोसा करना का मतलब यहाँ पे किसी
पे भरोसा करने से मतलब नहीं है, यानी कि मतलब है किस रिलीजन के प्रति हम फेथ रखते हैं ना, ठीक है। जैसे मैं हिंदुइज्म के प्रति रखता हूँ, हो सकता है सामने वाला जो मेरा फ्रेंड है वो इस्लाम के प्रति रखता हो सकता है दूसरा फ्रेंड क्रिश्चियनिटी के प्रति रखता हो, तो हम लोग तीनों अलग अलग फेथ हो गए, ठीक है, ऐसा हो गया। और इंटर का मतलब होता है, आपको पता है इंटरनेशनल मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, है ना। इंटर स्कूल यानी कि डिफरेंट डिफरेंट स्कूल का कंपटीशन, इंटर कॉलेज होता है ना, इंटर कॉलेज मैच होता है, तो ये सब चीजें होती है, तो इंटर का मतलब डिफरेंट। तो अब दोनों टर्म को जब हम मिलाएंगे तो समझ में आएगा डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन यानी डिफरेंट डिफरेंट धर्म को मानने वाले लोग, यानी डिफरेंट डिफरेंट गॉड को मानने वाले लोग को एक हारमनी में रहना है। हारमनी का मतलब होता है मिलजुल करके रहना है, ठीक है। तो ऐसी चीजें इस वीक में की जाएंगी, ऐसी चीजें इस वीक में प्रमोट की जाएंगी इनकी 1 से 7 फरवरी में, जिसमें कि हारमनी के बारे में बात की जाएगी अलग अलग धर्म के लोगों की, ठीक है। तो ये फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रवरी है ना, कि फर्स्ट वीक जो फरवरी का पड़ता है। नेक्स्ट, ठीक है, March 21 to 27 ये किस चीज के लिए होता है? वीक ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पीपल स्ट्रगलिंग अगेंस्ट रेसिज्म एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, थोड़ा बड़ा है, इसको पार्ट्स में डिस्कस करते हैं। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आपको पता है, काले लोग गोरे लोग ये सब का भेदभाव, रेसिज्म भी वही हो गया, ठीक है। और इन लोगों के प्रति हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सॉलिडारिटी रखनी है। सॉलिडारिटी का मतलब होता है साथ में खड़े होना, है ना, थोड़ा सा उनके प्रति संवेदना व्यक्त करना, ठीक है। तो जैसे कि हमें इन लोगों को मतलब एक तरह से आप कह सकते हो सांत्वना देना है, इन लोग के प्रति संवेदना व्यक्त करना है, और इस चीज को भी रोकना है कि काले गोरे का भेदभाव नहीं होगा। जैसे कि आपको पता है कि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका गए हुए थे, तो प्रिटोरिया से वो किसी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे और उनको फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से उठा के बाहर फेंक दिया गया, तो उनके पास टिकट था तब भी। तो ये क्यों हुआ था? क्योंकि भाई उस समय उनको साउथ अफ्रीका में काले गोरे का बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। गांधी जी चूंकि ब्लैक ओरिजिन के थे, इसलिए उनको वहां से बाहर फेंक दिया गया, जिसका उनको बहुत बुरा लगा। फिर उन्होंने उसके अगेंस्ट में साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड लॉ और ये सब चीजें काफी मतलब उसके पीछे वर्क किया था, है ना? तो ये चीज हमको नहीं होने देना है, और इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। April 19 to 23 ये क्या होता है? ये ग्लोबल सॉइल वीक होता है ना, सॉइल इरोजन को रोकना और ये सब चीजों पे सॉइल की क्वालिटी को अपग्रेड करना। जो आजकल केमिकल वगैरह रिलीज किए जा रहे हैं, उससे सॉइल की क्वालिटी काफी खराब हो रही है, प्रोडक्शन खराब हो रहा है, वो सब चीज के रिगार्डिंग है ये। नेक्स्ट है April 24 to 30, ये होता है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, ठीक है। ये WHO द्वारा मनाया जाता है। इस समय तो इम्यूनिटी वगैरह भी स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये चीज काफी पूछी जा सकती चांसेस हैं। नेक्स्ट, May 8 to 14, ठीक है, तो ये 2017 से ही मनाया जा रहा है। ये क्या है? ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक। ये भी आपको पता है, रैश ड्राइविंग नहीं करना है, हेलमेट लगा के चलना है, सीट बेल्ट लगा के चलना है, ये सब चीजें, बिना शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी है, ये सब चीजें इसमें डिस्कस की जाती हैं, है ना। नेक्स्ट, May 25 to 31, वीक ऑफ सॉलिडारिटी विद पीपल्स ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज, ठीक है। तो कुछ ऐसी ऐसी जगह भी हैं, मतलब पर्टिकुलर टेरिटरीज हैं कई जगह कंट्रीज में, जहाँ पे क्या होता है कि उनकी सेल्फ गवर्नमेंट नहीं है, उनके ऊपर कोई दूसरा लोग राज कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप बोल सकते हो कि एक तरह से जैसे तिब्बत है, तो तिब्बत में क्या है, चाइना वालों ने कैप्चर कर रखा है, उनकी अपनी कोई गवर्नमेंट नहीं है, उनका अपना कुछ नहीं है, बट जबरदस्ती चीन ने उसको कब्जा करके रखा है। तो उस तरह के लोगों के साथ हमको खड़े होना है, वही सॉलिडारिटी वाली बात, मतलब उस तरह के लोगों के साथ हमको अपनी संवेदना रखनी है। तो ये वीक ये चीज सिग्निफाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। August 1 to 7, तो ये वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक होता है। ब्रेस्ट फीडिंग आपको पता है ना, कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको महिलाएं ब्रेस्ट फीड कराती हैं, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, कब से कब तक कराना चाहिए, और मदर्स मिल्क का क्या न्यूट्रिशन वैल्यू होता है, ये सब चीजें मतलब उसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए हर एक प्रेग्नेंट मदर को, तो वो सब चीजों के लिए वीक बनाया गया है। नेक्स्ट October 4 to 10 है वर्ल्ड स्पेस वीक, ठीक है। तो स्पेस टूरिज्म वगैरह क्या है। नेक्स्ट है October 24 to 30 डिसआर्मामेंट वीक, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं बताता हूँ, ये जिससे अगर आप इस टर्म को ब्रेक करोगे तो आपको मिलेगा डिसआर्ममेंट, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो डिस का मतलब होता है नहीं करना, ठीक है, किसी भी चीज को मना कर रहा है ना। जैसे डिसएडवांटेज हो गया तो उल्टा हो गया एडवांटेज का, तो उस तरह से डिस का मतलब नहीं रखना। और आर्म्स का मतलब होता है, आपको पता है, हथियार, ठीक है। तो आर्म्स नहीं रखने का, यानी कि आर्म्स जो देश पोजेस कर रहे हैं इस समय, एक होड़ लगी हुई है ना, चाइना से लोग आर्म्स खरीद रहे हैं, आपका यूके से आर्म्स खरीद रहे हैं,
फ्रांस से आम खरीद रहे हैं, मतलब अलग अलग देशों से जो डेवलप्ड कंट्रीज से लोग आर्म्स खरीद रहे हैं और अपनी एक तरह से कह लो कि ह्यूमन लाइफ को एक थ्रेट डाल रहे हैं कि जिसके पास जितना ज्यादा आर्म होगा वो उतना ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करेगा कि मेरे पास तो ये वेपन है। जैसे रशिया के पास क्या है, अभी आपको पता है कि काफी सारे आर्म्स हैं और वो एक न्यूक्लियर संपन्न देश है, इसलिए उसने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। यूक्रेन न्यूक्लियर वेपन नहीं रखता है, तो भाई एक तरह से दबाव बन गया उसके ऊपर, वो थोड़ा सा कमजोर पड़ गया। तो वही सब चीजें हैं कि जिस देश के पास इतना ज्यादा आर्म होगा वो उतना ज्यादा कोशिश करेगा छोटे देशों को दबाने की। नेक्स्ट तो डिसआर्मामेंट वाला वीक था वो। नेक्स्ट है 6 to 12 नवंबर, इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस, द वीक इन विच 11 नवंबर फॉल्स। अच्छा, तो ये भी कह रहा है कि ऐसा वीक देखना पड़ेगा जिसमें कि 11 नवंबर आना चाहिए, और वो क्या किस लिए मनाया जाता है, साइंस और पीस के लिए, ठीक है। मतलब साइंस तो साथ साथ डेवलप करो और साथ साथ पीस भी रखो। ऐसा नहीं है कि आप साइंस से ऐसे ऐसे वेपन्स बना रहे हो जिससे कि लोगों का पीस भंग हो रहा है ना, वार हो रही है और ये सब चीजें हो रही हैं, तो उसको कॉम्बैट करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये वीक मनाया जाता है। नेक्स्ट है नवंबर 13 to 19, और इसमें क्या है, वर्ल्ड एंटीबायोटिक वीक, एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक। तो एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होती हैं उसका अवेयरनेस, कई बार जैसे आपने पता होगा, आपने सुना होगा कोविड के टाइम पे क्या हुआ, लोगों ने ऐसी मतलब ज्यादा अपना वो करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और नॉलेज नहीं था, इस वजह से कोई भी एंटीबायोटिक लोग खाने लगे ना। कुछ लोग एक्स्ट्रा भी खा लिए जिसकी वजह से ब्लैक फंगस और ये पता नहीं तरह तरह की आफ्टर इफेक्ट्स और आफ्टर डिजीज देखने को मिली, है ना। तो उसके प्रति जागरूकता स्प्रेड करना, ठीक है। तो ये वीक वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल ईयर्स, कुछ ईयर्स को भी यूएन ने डिक्लेयर किया था इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो अब हम देख लेते हैं कौन कौन से ईयर्स थे, ठीक है। 2013 था इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो पानी का कैसे बचाव करना है, किन देशों में नहीं है पानी उन देशों को कैसे सप्लाई करना है, ये सब चीजें। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। अब ये क्रिस्टलोग्राफी क्या होता है, क्रिस्टलोग्राफी का मतलब होता है कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो ये बेसिकली एक डेफिनेशन है जो कि मैंने बताई आपको, कहीं से पढ़ी थी मैंने। तो अब इसको ऐसे से नहीं समझ के लेमैन की लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं, तो हमसे हमसे कहीं डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं, हमें तो बस याद करने के लिए इसका मीनिंग समझना है। तो आप ये समझो बस, जो अलग अलग टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं ना उनका स्टडी है, और उनके में एटम्स का क्या अरेंजमेंट होता है उनकी पढ़ाई करना। तो बेसिकली क्रिस्टल्स की पढ़ाई को क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं ना, बस इतना समझिए। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग। अब ये भाई फैमिली फार्मिंग क्या होता है, अब जैसे कि कोई मान लो कि ऐसा फैमिली है जिसमें कि प्रमुख जो आप कह सकते हो कि अर्न लाइवलीहुड के साधन है वो फार्मिंग है। तो फार्मिंग में लोग करेंगे क्या कि पूरी फैमिली जब फैमिली में फार्मिंग में इन्वॉल्व हो जाएगी तो उसको कहेंगे फैमिली फार्मिंग। मतलब एक पर्टिकुलर कोई लैंड है उनके पास, उसमें दिन भर जो फादर है फार्मर वो भी वर्क करता है, मदर भी वर्क करती है, जब स्कूल से उनके बच्चे आते होंगे तो वो भी उस फार्म में वर्क करते हैं उस लैंड पे, तो उसको बोलेंगे हम फैमिली फार्मिंग, ठीक है। तो ऐसा एक इंटरनेशनल ईयर भी डिक्लेयर किया गया था 2014 को, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, ठीक है। तो ये नाम से ही क्लियर है कि ऐसे आइलैंड्स की बात की जा रही है जो डेवलपिंग स्टेट्स में आ जाए, ठीक है। 2014 का उनका ईयर था। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल। तो सॉलिडारिटी वही मतलब हो गया साथ खड़े होना, संवेदना व्यक्त करना। पैलेस्टीनियन पीपल मैंने आपको कई बार बताया है, मतलब लगभग हर ही वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं, जेरूसलम वाला एरिया जो पैलेस्टीन, इसराइल बेसिकली जो यहूदियों का है, हाँ, देश, उनके साथ काफी पहले अत्याचार हुआ। तो पहले पैलेस्टीन ही था पूरा, बट धीरे धीरे इसराइल मतलब यहूदियों ने क्या किया, अपना एग्जिस्टेंस, क्योंकि उनको कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी, हर जगह उनके अगेंस्ट में दुनिया जा रही थी, तो उनको क्या किया गया, हर जगह से भगाया गया। तो फिर उन्होंने इसराइल में अपना मतलब एक तरह से कह लो कि पूरा अपना स्टैब्लिश किया, और अब जो पैलेस्टीन था वो बहुत कम बच गया है, उनके ऊपर भी एक तरह से काफी अत्याचार हो रहा है, उनको उनकी जगह से हटाया जा रहा है। तो उसके लिए उनके साथ खड़े रहने के लिए ये डेडिकेट किया था 2014 को। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑफ ईयर ऑफ लाइट एंड लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज 2015 का था। फिर है इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल्स, ये अभी आपको बताया सॉइल्स वगैरह के बारे में। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस, ठीक है। तो दाल जो होता है ना उसके लिए एक ईयर डेडिकेट किया गया था। तो उसमें वही चीजें थी कि दाल जो हमारी पल्स होती है वो वेजिटेरियन लोगों के लिए एक तरह से आप कह सकते हो कि मेन सोर्स होती है प्रोटीन का ना।
तो उसका कैसे हम बढ़िया दाल प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो सब के बारे में इंफॉर्मेशन देना किसान लोगों को, ये सब चीजें। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स। अभी कैमेलिड्स क्या होता है, ये बेसिकली एक आप कह सकते हो कैमल की एक बंच है जिसमें अलग अलग टाइप ऑफ कैमल्स आते हैं, जैसे कि आपका लामा हो गया, है ना, फिर अल्पाका हो गया, और अलग अलग टाइप के जो कैमल्स आते हैं ना वो सब आते हैं, मैमल्स जो हो जाते हैं कैमल में, उसमें ये उसके अंडर में आ जाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी एक ईयर डेडिकेट किया गया, तो क्या आपको पता है कैमल को क्या बोलते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं। ये एक डेजर्ट में काफी एक चीप सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। तो इनको प्रोटेक्ट करना, इनका बेटरमेंट, वो सब देखना भी जरूरी है हमारे लिए। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। तो सस्टेनेबल टूरिज्म का मतलब वही होता है कि टूरिज्म को डेवलप करना और साथ साथ मतलब सतत विकास, यानी कि नेचर को भी डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। साथ ही साथ टूरिज्म को भी बढ़ावा देना है, ठीक। नेक्स्ट 2019 इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस। तो अलग अलग लैंग्वेजेस आपको पता है कि अक्रॉस द वर्ल्ड बोली जाती है ना, तो उसके लिए क्या करना होता है, उसको रिस्पेक्ट करने के लिए भी एक ईयर दिया गया कि हर एक लैंग्वेज अपने आप में यूनिक है, किसी लैंग्वेज का मजाक ना उड़े, इस तरह से, ठीक है। क्या आपको पता है कि इससे एक रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है कि हाईएस्ट जो मतलब लैंग्वेज होती है वो कौन सी होती है, कहने का मतलब है हाईएस्ट लैंग्वेज का मतलब कि सबसे ज्यादा दुनिया में बोली जाने वाली लैंग्वेज, ठीक है। तो वो कौन सी होती है, कोई बताएगा? वो होती है मंडारिन, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मंडारिन कौन सी लैंग्वेज है, तो ये बेसिकली चाइना वगैरह में बोली जाती है मंडारिन। तो इंग्लिश नहीं है, है ना, कई लोग इंग्लिश ऑप्शन में मतलब हमेशा ही रहता है और इंग्लिश लोग टिक भी कर देते हैं, बट वो इंग्लिश नहीं है, मंडारिन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मॉडरेशन। फिर उसके बाद है इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, ठीक है। तो आर्टिसनल का क्या मतलब होता है कि जो जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके हैं ना फिश पकड़ने की, जैसे कि समुद्र में जैसे मछुआरे जाते हैं, वो अपना जाल फेंक देते हैं और फिर उसके बाद उसको मछली पकड़ते हैं। मॉडर्न मेथड में क्या होता है आपको पता है कि बहुत सारी अब तो ऐसे ऐसे शिप्स आ गई है जो एक एक सेकंड में लाखों मछली पकड़ लेती है, जा करके उसको प्रोसेस भी कर देती है, उसका डब्बा बना करके वापस से उसको सेल भी कर देती है। तो वो तो हमारा मॉडर्न टेक्निक हो गया ना, कई सारे मशीन इक्विपमेंट्स आ गए, बट पुराना जो मेथड होता है जो आज भी हमारे फार्मर्स या फिर फार्मर्स नहीं सॉरी मछुआरे वगैरह यूज करते हैं, तो उसके लिए ये डे मतलब डेडिकेट किया गया था ये ईयर, कि उसको भी सरवाइव करना चाहिए ना, लोगों को उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको भी प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि अभी गरीब जो देश है हमारे, अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज, उसमें यही सब चीजें होती हैं जो कि सर्वाइवल देती हैं पुअर पीपल को, है। नेक्स्ट इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स, फिर वही चीज है ये आपका, ठीक है, कैमल की जो प्रजाति है मैंने बताया अभी आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है, इंडिया और वर्ल्ड। अब इसको अभी हम लोग जनवरी का इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, ऐसे चलते चलते हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं। जन ये जो इंपॉर्टेंट डेज है ना, ये बहुत जरूरी है, मतलब हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपको पूछे ही पूछे जाते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, जिस एग्जाम में जीके आ रही है आपकी, स्टैटिक जीके आ रही है, उसमें ये कंफर्म पूछेगा ही पूछेगा, है ना। तो फर्स्ट है 4 जनवरी को, जो कि लुइस ब्रेल डे है, ठीक है। तो लुइस ब्रेल आप लोग को पता है कि ऐसे आदमी थे जो कि देख नहीं सकते थे, जो कि ब्लाइंड थे, और उन्होंने रेस्ड डॉट का कॉन्सेप्ट बनाया था कि ताकि ब्रेल एक ऐसी लैंग्वेज रहे जो कि ब्लाइंड लोग भी पढ़ सकें, ठीक है। तो रेस्ड डॉट मतलब थोड़ी उभरे उभरे हुए डॉट्स थे, उनको आप हाथ से मतलब जो जो ब्लाइंड पीपल होता है वो छू करके बता सकते हैं कि वो क्या लिखा हुआ है ना, उनकी अलग लैंग्वेज होती है। तो इसको हम लोग किस दिन मनाते हैं, 4 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रवासी भारतीय दिवस, नॉन रेसिडेंट इंडियन डे, ठीक है। तो ये कब मनाते हैं, 9 जनवरी को। क्यों मनाते हैं ये जानना जरूरी है। तो 9 जनवरी 1959 को महात्मा गांधी इंडिया आए थे, ठीक है ना। आपको पता है महात्मा गांधी ने जो लॉ वगैरह की पढ़ाई की थी वो बाहर से की थी, तो वो 9 जनवरी 1915 को इंडिया आए थे, इसलिए 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस या नॉन रेसिडेंट इंडिया डे बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ल्ड हिंदी डे, 10 जनवरी को मनाते हैं ना। नेक्स्ट नेशनल यूथ डे, बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो आपको पता ही है स्वामी विवेकानंद कितने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे हमारे भारत के लिए, नहीं मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए, उनका जो डंका था वो बोलता था। तो ये आपको याद रखना है कि नेशनल यूथ डे क्यों मनाते हैं, वो स्वामी विवेकानंद के बर्थडे के दिन मनाते हैं।
फिर उसके बाद आर्मी डे। इंडिया वाले आर्मी डे कब मनाते हैं, मतलब इंडियन आर्मी डे या इंडियन नेशनल आर्मी डे ऐसे बोल सकते हो आप। वो कब होता है, वो 15 जनवरी को होता है। अब ये क्यों होता है 15 जनवरी को, ये भी समझ लीजिए। एक हमारे मेजर थे जो कि जिनका नाम था के एम करियप्पा। तो जो के एम करियप्पा थे ना, वो फर्स्ट 1947 में जो हमारा भारत आजाद हुआ था, उसके बाद 1949 में ये इंडिया के पहले कमांडर इन चीफ बने थे इंडियन आर्मी के। तो उस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए, कोमेमोरेट करने के लिए हम 15 जनवरी को ही ये मनाते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको पता है कि इस बार आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75th ईयर। तो इंडियन आर्मी का कौन सा ईयर चल रहा है, क्योंकि 2 साल बाद आजादी के ये शुरू हुआ ना आर्मी डे। तो ये 73rd हो गया, आपका 73rd ईयर हो गया आर्मी डे का। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बालिका दिवस ये कब मनाते हैं, ये 24 जनवरी को मनाते हैं। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान वगैरह जो लॉन्च हुआ था इंडिया को, मतलब वुमेन को जो है उनको एजुकेशन देने के लिए, ठीक। नेक्स्ट है टूरिज्म डे, 25 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं। ये इंडियन टूरिज्म डे, ठीक है, जो और जो भी मैंने पीछे पढ़ा ये वाला, ये 2 और 7, ये इंटरनेशनल टूरिज्म डे है ना, 27 सितंबर को। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट रिपब्लिक डे, 26 जनवरी। 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम एक्सरसाइज डे भी मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ को मेमोरेशन इन द मेमोरी ऑफ विक्टिम्स ऑफ होलोकास्ट। होलोकास्ट आप लोग को पता है क्या होता है। होलोकास्ट का मतलब है कि एक ऐसी दुर्घटना जिसमें कि कई सारे लोगों को मतलब मार दिया गया हो, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हो कि जैसे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ था, जर्म हिटलर ने काफी सारे ये यहूदियों लोगों को मार दिया था, है ना। और फिर उसके बाद आप कह सकते हो कि 9/11 का अटैक भी एक तरह से होलोकास्ट है। तो इस तरह से कई लोगों को जब किसी आतंकी घटना से मार दिया जाए ना, ढेर सारे लोगों को, तो उसको होलोकॉस्ट कहते हैं बेसिकली। तो ये उसके अंडर में आ जाता है, ठीक है। तो ये इन लोगों को हम कब याद करते हैं, मतलब उनके जो पूर्वज हैं और वो सब चीज हैं, मतलब उनको कब याद करते हैं, तो वो 27 जनवरी को उनको याद किया जाता है, ठीक है। मार्टियर्स डे, इंडिया अपना मार्टियर का मतलब होता है शहीद होना ना, तो शहीद दिवस इंडिया अपना कब मनाता है, 30 जनवरी को। और ये 30 जनवरी को क्यों होता है, क्योंकि ये महात्मा गांधी का डेथ एनिवर्सरी है, ठीक है। महात्मा गांधी की मृत्यु इसी दिन हुई थी। नेक्स्ट है लेप्रेसी प्रिवेंशन डे, ये भी 30 जनवरी को ही मनाते हैं ना। लेप्रेसी, जैसे आपको पता है कि एक कम्युनिकेबल डिजीज है। इसमें क्या होता है कि स्किन वगैरह इंसान की ना वो खराब होने लगती है, गलने लगती है। तो किसी को अगर आप लेप्रेसी है, आप उसको टच कर देंगे तो वो बहुत हाई चांसेस है कि वो आपको भी हो जाएगा, ठीक है। लेप्रेसी का अक्सर आपसे नाम पूछ लेता है कई बार एग्जाम में कि इसको किस नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है हैंसन्स डिजीज, ठीक है। हैंसन्स डिजीज के नाम से लेप्रेसी को भी जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट, सर्वोदय डे 30 जनवरी, ये वही है सर्वोदय डे या शहीद दिवस एक ही होता है, या मार्टियर्स डे उसको बोले, तीनों एक ही है, ठीक है। तो ये दोनों मतलब एक ही नाम है, तो 30 जनवरी को ही मनाया जाता है ना। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे आगे चल के